आज हम देखेंगे गणित शिक्षण के अंतर्गत यह विषय सामग्री किसी भी शिक्षण पात्रता हेतु जो भी परीक्षाएं दी जाती हैं उसके लिए अत्यधिक उपयोगी है। समझने का प्रयास करें। आज के व्याख्यान का शीर्षक है गणित शिक्षण, जिसे हम मैथमेटिक्स पेडागोजी भी कहते हैं। इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक विषय का अपना ढांचा होता है। ढांचा मतलब स्ट्रक्चर होता है, जिससे उस विषय की विशिष्ट स्पेसिफिक पहचान बनती है। गणित विषय का अपना ढांचा या बनावट है जो कि निश्चितता पर आधारित है, जिससे सदैव सत्य और एक समान परिणाम प्राप्त होते हैं, जिसके आधार पर ही भविष्यवाणी की जाती है, वह भी अधिक स्थायी होती है। इसी निश्चित बनावट और ढांचे के आधार पर प्रत्येक विषय अपना विशिष्ट अस्तित्व रखता है। यह बनावट ही विषय की प्रकृति को निर्धारित करता है। इस पैराग्राफ में यह बताने का प्रयास किया गया कि जो गणित विषय है वह गणित विषय अपनी एक विशिष्ट बनावट और ढांचे के कारण ही पहचान रखता है, जिसके आधार पर उसकी अपनी एक प्रकृति है, जो हम नीचे के बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट करेंगे। अब देखें हम गणित की प्रकृति क्या है। हम यह जान चुके हैं कि गणित का अपना ढांचा होता है जो कि स्थायी और सत्य है। समय के अनुसार गणित के परिणाम परिवर्तित नहीं होते हैं। इसी कारण विभिन्न विषयों में गणित की अपनी पहचान और प्रकृति है, जिससे कि वह अन्य विषयों से अलग ही है। इसमें क्रमबद्ध तरीके से हम देखें कि क्या क्या गणित की प्रकृति है। प्रथम, गणित की अपनी एक भाषा लैंग्वेज होती है। भाषा से तात्पर्य पद, संकल्पना, सूत्र, फार्मूला, संकेत, साइन तथा सिद्धांत प्रिंसिपल्स विशिष्ट हैं जो गणितीय भाषा को जन्म देते हैं। उदाहरण के तौर पर लंबाई, चौड़ाई, त्रिभुज, लाभ हानि, कोष्ठक, संख्याएं, किलोग्राम आदि का जब भी हम उपयोग करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि यह कहीं ना कहीं गणित से संबंधित चर्चा हो रही है या उस विषय की बात है। दूसरा बिंदु है प्रकृति के अंतर्गत जीवन के प्रत्येक क्षण, संख्या, स्थान, स्पेस, मापन, मेजरमेंट का उपयोग होता है। गणित ने ही सर्वप्रथम हमें संख्या, स्थान, मापन, विभिन्न आंकिक मान ज्ञात कराए हैं। अर्थात गणित के ज्ञान के द्वारा ही हम किसी भी विषय वस्तु या किसी भी पदार्थ के बारे में यदि आपको आंकिक ज्ञान चाहिए तो गणित का ज्ञान होना आवश्यक है, जिसमें कि गणित सदैव हमारी सहायता करता है। तीसरा बिंदु है गणित के ज्ञान के आधार पर हम किसी विषय या पदार्थ को जानते हैं। यहाँ पर यह ध्यान हमें रखना है कि गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं और ज्ञानेंद्रियाँ के द्वारा ही हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिन पर विश्वास किया जा सकता है
क्योंकि यह जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह एक निश्चित आधार पर होता है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु को बोलते हैं कि यह वस्तु लंबी है, मोटी है, गहरी है इत्यादि का ज्ञान हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही प्राप्त करते हैं, जिस पर विश्वास किया जा सकता है। चौथा बिंदु है प्रकृति के अंतर्गत गणित का ज्ञान समस्त जगत यूनिवर्स में समान रूप का होता है, अर्थात यह समय के अनुरूप बदलता नहीं है, किसी समय स्थान पर संभव है। इन जो ज्ञान अभी हमने प्राप्त किया है वह हम बाद में भी प्राप्त कर सकते हैं, परिणाम वही मिलेंगे। पांचवा बिंदु है गणित का ज्ञान वास्तविक, स्पष्ट और तार्किक होता है, साथ ही क्रमबद्ध होता है, जिससे उसको एक बार समझने पर आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। छठवां बिंदु है प्रकृति के अंतर्गत गणित द्वारा जीवन जगत के अमूर्त प्रत्ययों, अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, मतलब जिनकी हमको कल्पना करनी पड़ती है, जिनके बारे में सोचना पड़ता है, की व्याख्या की जाती है तथा उसको समझकर अमूर्त को स्थूल रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। मीन्स किसी चीज़ को हम आगे समझने का प्रयास करते हैं, हमारी कल्पना के स्तर पर होता है और फिर उसी को समझकर हम मूर्त रूप में भी समझ सकते हैं। अगला बिंदु है प्रकृति के अंतर्गत गणित के ज्ञान का अनुप्रयोग विज्ञान के विषयों तथा अन्य विषयों में किया जाता है, जिससे अन्य विषयों की विश्वसनीयता बढ़ती है, क्योंकि उन विषयों में गणित जैसे दृढ़ ढांचा वाले विषय का उपयोग होता है। इसलिए गणित की प्रगति ही अन्य विषयों की प्रगति है। इस बिंदु में यह हमें समझना है कि चूंकि गणित की बनावट, गणित का ढांचा इस तरीके का है कि इसमें परिवर्तन की कोई भी गुंजाइश नहीं है, और जब हम किसी भी विषय में गणित का उपयोग करते हैं तो अपने आप ही उस विषय की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। अगला बिंदु है, आठवां बिंदु है गणित से ज्ञान स्पष्ट, निश्चित, संदेह का स्थान नहीं, इस प्रकार का होता है। कहने का तात्पर्य है जब किसी भी विषय में, विषय वस्तु में गणित आ जाती है, अर्थात हम उस विषय वस्तु को किसी आंकिक मान से, मापन से बताते हैं, तो किसी भी तरीके से अस्पष्टता और संदेह की बात नहीं होती। नौवां बिंदु है गणित में आगमन, इंडक्शन, निगमन, डिडक्शन, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन विधि और उपागमों का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में कुछ नई विधियां भी हैं जो रुचिकर और उपयोगी हैं। उदाहरण के स्वरूप में यहाँ समझें, चूंकि आगमन, निगमन और सामान्यीकरण शब्द यहाँ पर आ गए हैं, तो समझने का प्रयास करें कि जैसे कि त्रिभुज की संकल्पना में हम जानते हैं कि त्रिभुजों के आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पर यदि हम आगमन विधि का उपयोग करें और हम देखें कि हम बहुत सारे त्रिभुजों को लें और उन विभिन्न त्रिभुजों में से प्रत्येक त्रिभुज के आंतरिक कोणों का मान ज्ञात करें, तो हम देखेंगे कि उन समस्त अलग अलग प्रकार के त्रिभुजों के भी आंतरिक कोण के योग का मान 180 आएगा। इसे ही हम आगमन विधि द्वारा इस संकल्पना का सरोकार मानेंगे कि गणित में आगमन विधि द्वारा प्रत्येक एक एक
इकाई को एक एक त्रिभुज को लिया गया और हमने तीनों आंतरिक कोणों का जब मान ज्ञात किया तो सभी त्रिभुजों में वह बराबर आया और 180 डिग्री आया। ऐसी बहुत सारी विधियां और बहुत सारी उपागम हैं जिनका हम गणित में उपयोग करते हैं। इस प्रकार आज हमने गणित विषय जो है उसकी सामान्य बनावट या ढांचा क्या है और उसकी बनावट और ढांचा के आधार पर उसकी जो प्रकृति है वह किस प्रकार निर्धारित की गई है यह समझने का प्रयास किया। इन समस्त बिंदुओं के आधार पर हम गणित की एक सामान्य प्रकृति समझ सकते हैं जिसके आधार पर आगे जो भी गणित में पढ़ा जाए या एक शिक्षक के रूप में पढ़ाया जाए उसमें काफ़ी कुछ सहूलियत हमें मिल सकती है। धन्यवाद।